अनदर न्यू वीडियो। तो अभी फिर हम आपके लिए लेके चले आए हैं बीए सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र के फर्स्ट पेपर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर है, कि जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे आप पहली बार आए होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और वीडियो थोड़ा मोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने में मौद्रिक नीति के महत्व का विवेचना कीजिए। अथवा आर्थिक विकास और स्थिरता के प्रोत्साहन हेतु एक विकासशील देश में मौद्रिक नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। अथवा विकासशील देशों के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति अथवा राजकोषीय नीति की भूमिकाएं उद्देश्यों का विवेचना कीजिए। ये सारे क्वेश्चन का अर्थ है कि ये एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, आगे नीचे देखते हैं आंसर। मौद्रिक नीति का अर्थ एवं परिभाषा। मौद्रिक नीति का अर्थ एवं परिभाषा। मौद्रिक नीति से आशय आर्थिक मामलों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन करना है। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा व शाखा के विनिमय की विविध विधियों को प्रभावशाली बना सकता है। व्यापक अर्थ में मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत आदि को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों के अतिरिक्त ऐसी मौद्रिक नीतियाँ और उपाय भी शामिल किए जाते हैं जो देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। पॉल आइजिंग के अनुसार वे सब मौद्रिक निर्णय तथा उपाय जिसके उद्देश्य मौद्रिक हो अथवा मौद्रिक हो तथा वे सब मौद्रिक निर्णय सम्मिलित होते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली पर अपना प्रभाव डालना होता है। इस धारणा के आधार पर कीमत तथा मजदूरी नियंत्रण, व्यापार एक विनियोग नियंत्रण तथा बेरोजगारी को समाप्त करने बजट नीति, आय नीति संबंधी वे अमौद्रिक उपाय भी मौद्रिक नीति में सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करना होता है। रेडक्लिफ समिति के अनुसार मौद्रिक उपाय किसी अलग नीति का निर्माण करने के बजाय एक सामान्य आर्थिक नीति जिसके यंत्रों में राजकोषीय तथा मौद्रिक उपायों और प्रत्यक्ष नियंत्रण सम्मिलित होते हैं का ही एक अंग होता है। प्रो आर पी कैंट के अनुसार मौद्रिक नीति का किसी निश्चित उद्देश्य जैसे कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन का प्रबंध करना होता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य इसमें पहला है मुद्रा की तटस्थता। विकसडिट प्रो हायक तथा प्रो हार्बर्टसन के अनुसार पहला है मुद्रा की तटस्थता। विकसडिट प्रो हायक तथा प्रो राबर्टसन के अनुसार देश के मौद्रिक प्राधिकरण को चाहिए कि वह मुद्रा को देश की अर्थव्यवस्था में पूर्णतः तटस्थ बना दे। उनका यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के समय समय पर होने वाले आर्थिक उच्चावचनों के मूल कारण मौद्रिक परिवर्तन ही होते हैं। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप ही मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन उत्पन्न होते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति में ये परिवर्तन रोक दिए जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तो आ जाएगा, अर्थात देश में न तो व्यापार चक्र आएंगे और न ही स्फीति व अस्फीति। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल एक तकनीकी उपाय है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में केवल एक निष्क्रिय भूमिका अदा करती है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अथवा रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं डालती और न ही उससे यह अपेक्षा की जाती है कि अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा को
विशुद्ध एक तटस्थ भूमिका ही निभानी चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि इसकी पूर्ति को पूर्णतः तटस्थ रखा जाए। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर निम्न दो कारणों से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किए जा सकते हैं। जब लोग मुद्रा का संचय कर लें, जब मुद्रा के चलन वेग में परिवर्तन हो गया हो, इन्हें तटस्थ करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में सामयिक परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाते हैं। तटस्थ मुद्रा नीति की आलोचना निम्न आधारों पर इस नीति की आलोचना की जाती है। यह अवधारणा इस गलत मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा पूर्ति में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कीमतों में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक परिवर्तन होते हैं, जबकि व्यवहार में मुद्रा पूर्ति एक कीमत स्तर में कोई प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध नहीं होते। इस धारणा के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को स्थिर बनाए रखना आवश्यक होता है, जबकि व्यवहार में मुद्रा की पूर्ति को स्थिर बनाए रखना अत्यंत कठिन है। फिर तीसरा, इस नीति के अंतर्गत भी एक स्थिर कीमत पर स्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, यह धारणा इस बात की व्याख्या नहीं करती कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आगमन कैसे होता है। पाँचवा, यह नीति व्यवहारिक है। मुद्रा की पूर्ति को एक निश्चित स्तर पर सदा के लिए स्थिर नहीं रखा जा सकता। दूसरा है विनिमय दर की स्थिरता। हेडिंग है ये दूसरा, विनिमय दर की स्थिरता। स्वर्णमान के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना था। स्वर्णमान एक स्वचालित मान था जिसमें देश में विनिमय स्थिरता बनी रहती थी। स्वर्णमान एक महत्वपूर्ण नियम था। जब स्वर्ण देश में आ रहा हो तो मुद्रा एवं शाख का विस्तार करो। जब स्वर्ण देश से बाहर जा रहा हो तो मुद्रा एवं शाख का संकुचन करो। स्वर्ण के स्वतंत्रता आयात निर्यात द्वारा स्वर्णमान पर आधारित देश अपने भुगतान संतुलन को दूर करके अपनी विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रख सकता था, किंतु विदेशी विनिमय दर की यह स्थिरता उस देश द्वारा आंतरिक कीमत स्तर की स्थिरता की लागत पर ही प्राप्त की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में स्वर्णमान के कारण उस देश के कीमत स्तर में उच्चावचन होते रहते थे। मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला तर्क है विनिमय दरों में उच्चावचन सट्टा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है विनिमय दरों में उच्चावचनों के कारण विदेशी पूंजीपतियों का उस देश की मुद्रा पर विश्वास उठ जाता है और विदेशी पूंजी उस देश से भागने लगती है। तीसरा, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचनों से आंतरिक कीमत स्तर में भी उच्चावचन आने लगते हैं। चौथा है विनिमय दरों में बार बार परिवर्तन होते रहने से उस देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध बिगड़ने लगते हैं। पाँचवा है विनिमय दरों में उच्चावचन के कारण विविध देशों के बीच व्यापार का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। छठा है विनिमय दरों में शीघ्र उच्चावचन एक और तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहित करते हैं और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तीसरा हेडिंग है कीमत स्थिरता। स्वर्णमान के परित्याग के बाद कीमत स्थिरता मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। गुस्टाव कैसल तथा लॉर्ड किन्स ने कीमतों में स्थिरता के उद्देश्य को विशेष महत्व दिया था। इस उद्देश्य के महत्व का अध्ययन निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। कीमत की स्थिरता के बुरे परिणाम, कीमत स्थिरता के लाभ। ठीक है, तो कीमत स्थिरता के बुरे परिणाम में हम देखते हैं कीमत की स्थिरता के बुरे परिणाम में उग्र कीमत उच्चावचनों के कारण अर्थव्यवस्था में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अस्फीति के दौरान उत्पादन, आय और रोजगार की मात्रा में गिरावट आती है। इस स्फीति धन के असमान वितरण को प्रोत्साहित करती है। इसके कारण आय और धन का पुनः वितरण संपन्न वर्ग के पक्ष में ही होता है। चौथा, स्फीति व
अवस्फीति देश के अंतर विविध वर्गों के बीच पाए जाने वाले संबंध को बिगाड़ देती है। पाँचवा, इनका विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कीमत स्थिरता के लाभ। कीमत स्थिरता की नीति अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था चक्रीय उच्चावचनों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, देश में आर्थिक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, मुद्रा अपने दोनों महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का संचयन एवं स्थगित भुगतानों का मान भी संपन्न कर सकती है जब देश में पूर्ण कीमत स्थिरता हो। कीमत की स्थिरता के फलस्वरूप देश में वास्तविक समृद्धि होगी, कृत्रिम समृद्धि नहीं। पाँचवा, इसके अंतर्गत समाज के विविध वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति का वितरण समान आधार पर होगा। छठवां है, इसमें समाज के राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। कीमत स्थिरीकरण की नीति की आलोचना। कीमत स्थिरीकरण नीति की आलोचना। इस नीति की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। कीमत की स्थिरता की अवधारणा स्पष्ट है क्योंकि इससे हमें यह पता नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था में किस कीमत स्तर को स्थिर रखा जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको टाइम कम मिला इस बार, तो यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इस पार्ट्स को छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये कठिन भी है पढ़ने में, आप इसे भूल जाएंगे। तो यहाँ तक आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट आप इस हेडिंग पे आ जाएंगे, पूर्ण रोजगार लाटकिंस। क्योंकि आपको नॉर्मली हमको लग रहा है 300 के 400 वर्ड्स में लिखना है, तो उतना बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा। इतना लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, तो इसलिए इस पार्ट्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, आते हैं फिर जो पूर्ण रोजगार लाटकिंस के अनुसार। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। तो पूर्ण रोजगार लाटकिंस के अनुसार देश की मौद्रिक नीति का उद्देश्य उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होना चाहिए, ताकि देश के आर्थिक साधनों को पूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। वर्तमान में पूर्ण रोजगार की धारणा कुछ अस्पष्ट सी है और अर्थशास्त्रियों ने इसके विपरीत अर्थ लगाए हैं। सामान्यतः पूर्ण रोजगार शब्द से अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसमें कम काम पाने के इच्छुक सभी रोजगार व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी पर काम दिया जा सकता है। मौद्रिक नीति का प्रयोग न केवल पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, अपितु अर्थव्यवस्था को इसी स्तर पर बनाए रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्राउथर के अनुसार पूर्ण रोजगार के स्तर पर मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य गलत तथा विनियोग में संतुलन बनाए रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद इस हेडिंग को आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इस हेडिंग के छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए, आर्थिक विकास। बस ये करके आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतना आपका बहुत 500 वर्ड से प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास हेडिंग, आर्थिक विकास। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास होना चाहिए। विश्व के लगभग सभी देशों में अब पूर्ण रोजगार के स्थान पर आर्थिक विकास को अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाने लगा है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, अभी नया चैनल है जिसे मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।